वेलकम बैक प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम फिर से एक नए अध्याय के साथ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हिंदी में आप चुनाव और प्रतिनिधित्व कहते हो। यह आपके सिलेबस का पार्ट है। बुक का नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। हमने पिछला चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया था। इसके संबंध में मैंने 3 वीडियोस आपके स्कूल के वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैंने डाले हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वह उसे जाकर ज़रूर देखें। कुछ प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन पे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है, तो मेरा निवेदन यही है कि सभी विद्यार्थी जब वीडियो सुने तो अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा खोल लें, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक को ही आधार बनाकर स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है। तो आप टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी और फिर आप मेरे लेक्चर को सुनते जाइए। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये पार्ट 1 है, वीडियो का पहला भाग है। आप देखते हो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपना रखा है, जिसमें भारत भी एक ऐसा देश है जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश वही है जहां की सरकार किसी अन्य सत्ता, व्यक्ति या संस्था द्वारा थोपी न जाए। अर्थात लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकार होती है वह जनता द्वारा ही चुनी जाती है। अर्थात सरकार में जो भी प्रत्याशी जाते हैं, चाहे उन्हें आप सांसद कहते हो, विधायक कहते हो, लोकसभा के चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद बोलते हैं, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा की या राज्य के चुनाव में जो प्रतिनिधि प्रत्याशी जीतता है उसे विधायक बोलते हैं। तो जो भी सांसद या विधायक सरकार फॉर्म करता है या सरकार में जाता है, बनाता है, उस सांसद या विधायक को जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो इसी में अब्राहम लिंकन जी की एक डेफिनेशन है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा की जाती है, जनता का ही शासन है और जनता के लिए शासन हो रहा है। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। इस 3 शब्द में आप देख रहे हैं जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता का मतलब अर्थात जो सरकार बन रही है, जो सरकार है एक लोकतांत्रिक देश में, वो जनता की है। अर्थात जनता की सहमति है, स्वीकृति है। सहमति स्वीकृति कैसे आएगी? जब जनता ही सरकार को चुनेगी तभी तो सहमति आएगी। कोई और चुनकर दे देगा या कहीं कोई और देश अगर सरकार बना देगा किसी देश के ऊपर, तो वहाँ की जनता थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगी। तो स्वीकार्यता या सहमति तभी आएगी जब जनता ही सरकार को चुनेगी। जनता के लिए शासन दूसरा शब्द है, अर्थात सरकार जो भी कार्य करेगी वो जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए ही करेगी, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, जिम्मेदार होगी। तीसरा शब्द है जनता के द्वारा, अर्थात जनता ही शासक है। समझ रहे हो? क्योंकि लोकतंत्र के 2 स्वरूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा लोकतंत्र भी हो सकता है जहां सीधे जनता ही शासन करे, हर डिसीजन में जनता से पूछा जाए, जनता राय दे और फिर वो कानून बने। तो कहने का आशय यह है कि इनके परिभाषा में यह है कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता ही शासक भी है और जनता शासित भी है, यानी शासक करने वाली भी जनता है और जिस पर शासन हो रहा है वह भी जनता है। अर्थात कोई भी लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया के आधार पर चुनी जानी
चाहिए। आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा। जिस प्रकार प्रत्येक खेल में कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और उन्हीं के आधार पर खेलों को खेला जाता है, और वह खेल क्या है, उस खेल की निष्पक्षता और उसके परिणाम को निर्धारित करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो कुछ नियम है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग खेलेंगे तभी वो क्रिकेट माना जाएगा। अगर क्रिकेट में बॉल को हम पैर से मारने लगे तो फुटबॉल नहीं हो जाएगा, फिर वो क्रिकेट कैसे होगा। और ये रूल्स नियम क्या है, खेल के निष्पक्षता को भी प्रभावित करते हैं। अगर कोई इसमें बेईमानी कर रहा है, बॉल टेम्परिंग कर रहा है, तो खेल की परिणाम प्रभावित हो सकता है, उसकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तो उसी प्रकार अगर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जा रही है तो चुनाव के भी कुछ नियम होंगे, कुछ व्यवस्थाएं होंगी। और हमारे विश्व भर में कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देश में चुनाव की अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि भारत में जो पद्धति है चुनाव कराने की या जो नियम है वो अमेरिका में भी है, वो ब्रिटेन में भी है, वो फ्रांस में भी, ऐसा नहीं है। सभी ने अपनी अपनी ढंग से अलग अलग तरीके की चुनाव पद्धति अपना रखी है, चुनाव के लिए व्यवस्था कर रखी है। और ये चुनाव की पद्धति, ये तरीका, ये नियम चुनाव के परिणामों को भी प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि भारत में लोगों ने वोट डाला और उस पूरी चुनाव पद्धति को और उस पूरे वोट को अगर अमेरिका की चुनाव पद्धति द्वारा उसका कैलकुलेशन किया जाए, हो सकता हो कोई और पार्टी जीत जाए, और हम अपने देश की चुनाव पद्धति द्वारा उस वोट का कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कोई और जीत जाए। तो इतना भी हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा आगे चलकर कि किस तरह से ऐसा होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ही देख लो, 2015 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई थी। उनको टोटल वोट का 48% मिला था, यानी अमेरिकन में जितना वोट पड़ा था उसका 48% वोट शेयर हिलरी क्लिंटन को मिला था, और जबकि 46% क्या वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। लेकिन जीत डोनाल्ड ट्रंप की हो गई थी, जबकि वोट अधिक हिलरी क्लिंटन के पक्ष में पड़ा है। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि चुनाव की पद्धति में जो अन्य जो नियम है, कैलकुलेशन करने का तरीका है, भाई लोगों ने तो वोट डाल दिया, यहाँ तक तो बात ठीक है, ये तो हर जगह होता है, सब वोट डाल दिए, लेकिन उस वोट को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हर देश में अलग अलग होता है। तो उस वजह से क्या देखो आप, परिणाम अलग हो गया। अगर ये भारत में होता तो हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनती, क्योंकि भारत में सीधा ये नियम है कि जो अधिक वोट पाया वो जीत गया, बाकी कोई कैलकुलेशन करने का कोई अलग तरीका है ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में और भी कैलकुलेशन करने के अन्य तरीके हैं, जिस वजह से क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, जबकि उनको 2% वोट कम मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं हर लोकतांत्रिक देश अलग अलग चुनाव के तरीके अपनाता है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन करने के, मतगणना करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसके आधार पर क्या है, चुनाव को एक तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, और चलो चुनाव पद्धति बन गई, चुनाव के नियम बन गए, तो फिर ये प्रश्न उठता है चुनाव कराएगा कौन? अगर सरकार ही को दे दिया जाए चुनाव कराने का जिम्मेदारी, तब तो फिर धांधली हो जाएगी, क्योंकि जो सरकार मौजूदा सरकार है वो चाहेगी कि मैं ही वापस बनकर आ जाऊं, तो फिर तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ ना। क्योंकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, तभी सच्चा लोकतंत्र हो सकता है या सच्ची सरकार हो सकती है जो लोगों द्वारा चुनी जा रही है। जब तक चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र चुनाव का मतलब चुनाव की प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा कराई जानी चाहिए, यानी एक स्वतंत्र निकाय, कोई एक संस्था हो जो जिस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई प्रभाव न हो, ऐसी संस्था द्वारा चुनाव कराया जाना चाहिए। और दूसरी निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब मान लो ठीक है सरकार का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी करा रही है, लेकिन हो सकता है जो राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रचार प्रसार में कुछ ऐसे बात कहें, कुछ ऐसे बयान दें या अपना प्रचार प्रसार करें, कुछ उसमें ऐसा हरकतें करें जिससे आप मतदाताओं के मन मस्तिष्क को मैनिपुलेट कर दें, उनको आप कुछ बहका दें, कुछ उनको प्रोत्साहित करें इस तरह से गलत तरीके से कि वो आपको वोट दें। तो ये भी तो निष्पक्ष नहीं हुआ।
तो निष्पक्ष का मतलब है चुनाव इस तरह से हो जिसमें मतदाता निष्पक्ष रूप से वोट डालें। यानी अगर मतदाता वोट डालने जा रहा है तो उसके मन में किसी बात का या जातिगत या धार्मिक या इस तरह का दिमाग में ना चल रहा हो कि हम यादव हैं तो यादव कैंडिडेट खड़ा है तो चलो उसको वोट डाल दे, हमारे लिए नौकरी देगा, ऐसा कहा है उसने। अगर कोई यादव कैंडिडेट ऐसा कह देता है और फिर यादव मतदाता और जाके उस यादव कैंडिडेट को जिताता है तो वो निष्पक्ष नहीं हुआ। यानी कि मतदाता भी निष्पक्ष रूप से योग्यता देखें, उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी देखें, ठीक है, और फिर वोट डालें, तब निष्पक्ष कहलाएगा। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जातिगत या धार्मिक प्रवाह में आकर मतदाता वोट न डालें। अगर ऐसा हो पाता है तब माना जाएगा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है। हालांकि भारत में स्वतंत्र रूप से तो होता है चुनाव, लेकिन निष्पक्षता थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, 100% तो कहीं नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव किया जाए। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, यह सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। और चूंकि चुनाव एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा हो रहा है और कुछ चुनाव के नियम भी होंगे कि कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा, उम्मीदवार की क्या योग्यता होगी, अर्हता होगी, क्या होगी, मतलब कौन उम्मीदवार बन सकता है, खड़ा हो सकता है, कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, संविधान में लिख दिया जाता है। और जो चीज़ संविधान में लिख दिए जाते हैं उनको मूलभूत नियम कहते हैं। चुनाव के संबंध में कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिसको संविधान में लिख दिया जाता है। अब जैसे पहले अमेरिका और फ्रांस 1789 और 1790 के आसपास लोकतंत्र हो गए थे, लेकिन उस समय चुनाव में वोट डालने का अधिकार सभी को नहीं था। जिसके पास संपत्ति थी उसको था, महिलाओं को, बुजुर्गों को अधिकार नहीं था। तो ये भी लोकतंत्र नहीं हुआ। आप लोकतंत्र तो आप चुनाव तो करा रहे हो, लोकतंत्र भी हो, लेकिन वोट डालने का अधिकार चुनिंदा लोगों को ही है। तो मूलभूत नियम में ये आ जाता है कि वोट कौन कौन डाल सकता है। तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष से हर ऊपर का वह नागरिक जो भारत का नागरिक है, भारत देश में रहता है, वह मतदान कर सकता है। पागल या दिवालिया इस तरह का ना हो, मतलब विक्षिप्त ना हो, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर का है तो मतदान कर सकता है। पहले ये उम्र 21 थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके 69 अमेंडमेंट 69वां अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, और 1989 में इसकी उम्र को 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो संविधान में लिख दिया जाता है कि संविधान में ये लिख दिया जाता है कि चुनाव होगा, हर 5 साल पे चुनाव होगा, चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार का इस्तेमाल किया जाए ताकि फिर सरकार किसी को मत डालने से वंचित ना कर सके। और फिर बाकी जो नियम है, जो उपनियम है और उसके संबंध में छोटे मोटे नियम है, ये फिर शक्ति विधायिका को दे दी जाती है। लेकिन मूलभूत बातें क्या है, संविधान में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है। दूसरा, हम पढ़ेंगे कि संविधान में जो भी चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है उसका महत्व क्या है, और एक निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व को हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम यह भी जानेंगे कि समय समय पर इन प्रावधानों में संशोधन की मांग होती रही है। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव पद्धति में या चुनाव प्रणाली जो हमारे देश में इस समय व्याप्त है उसमें किस प्रकार के सुधार की बात चल रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये नेक्स्ट पेज आ गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे अध्ययन के सामग्री, यानी कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज जान लेंगे, ठीक है। उद्देश्य से ऊपर था, ये हम क्या जान लेंगे। चुनाव की विभिन्न विधियां, भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसकी
विशेषता और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या क्या प्रावधान है और उसका महत्व क्या है, और इसमें सुधार हेतु क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, उसके संबंध में कैसी कैसी बहसें हो रही हैं, इन सब पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे देते हैं चुनाव और लोकतंत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और दूसरा प्रश्न ये कह दूं, क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है? ये भी बिल्कुल नहीं। ये इसी तरह का प्रश्न है कि अंडा आया या मुर्गी आई। भाई कोई लोकतांत्रिक सरकार अगर चुननी है तो आपको चुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव कराने के बाद जो सरकार बन रही है वही लोकतांत्रिक सरकार है। और चुनाव कराएगा कौन? उसके लिए भी एक लोकतांत्रिक सरकार ही चुनाव कराएगी। कोई राजतंत्र मोनार्की या उत्तर कोरिया का किम जोंग तो नहीं कराएगा चुनाव। और कराएगा भी मान लो दिखाने को, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। खुद ही कराएगा तो फिर समझ सकते हो कि बाकी लोगों के जीतने की उम्मीद कितनी होगी। तो लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक इसमें बता रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सरकार है जनता द्वारा चुनी जाती है या प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन में भाग लेती है, लोकतंत्र उसको भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में जरूरी नहीं है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके। तो इसके लिए क्या है, जनता अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि उस जनसंख्या का, उस समुदाय का, उस क्षेत्र में रहने वाली जो भी उस लोगों ने उसको वोट दिया है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, संसद में जाकर उनके लिए कानून बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता रोजमर्रा के निर्णयों में, फैसलों में सीधे जनता भाग लेती है, या जनता ही एक तरह से रोजमर्रा के संबंध में जो भी फैसले लेने हैं, दिन के फैसले या कोई भी कानून बनाने, उसमें जनता सीधे रूप से अपने सहमति व्यक्त करती है या उसे लागू करने का प्रयास करती है। ये प्राचीन काल में जब यूनान में जब नगर राज्य जैसी व्यवस्था थी तो उस टाइम ऐसा देखने को मिलता था, क्योंकि आबादी कम थी, 400-500 लोग होते थे, तो वो लोग कर लेते थे आराम से, सारे लोग मिलके, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। या हम देखें जो ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें होती हैं एकदम ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, उसको भी एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकट माना जा सकता है, क्योंकि गांव में भी 400-500 लोग होते हैं, उसमें भी एक तरह से सारे लोग एक तरह से कहीं ना कहीं फैसलों में भागीदार हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको भी हम एक तरह से ग्राम पंचायत या ग्राम शासन को भी एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकट है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर देखें, अगर किसी देश की जनसंख्या करोड़ों में हो तो क्या फैसलों लेने में क्या जनता से राय ली जा सकती है? क्या 135 करोड़ भारत में है तो क्या सबसे आप राय ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे लोकतंत्र में जनता के शासन का अर्थ होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया गया शासन। ठीक है, अतः इन प्रतिनिधियों को चुनने की पद्धति को क्या है, निर्वाचन कहते हैं। और इस तरह से निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हमारे सामने विश्व भर में हम देशों को देखें तो उनकी आबादी करोड़ों में है। ठीक है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, इनकी आबादी करोड़ों में है। तो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित कर पाना खासा मुश्किल है, क्योंकि लोग हर तरह से शिक्षित भी नहीं हैं कि वह फैसलों में उस तरह से समझदारी पूर्ण अपने निर्णय दे सकें। इसलिए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र जरूरी है, और लगभग आज विश्व में जहां भी लोकतंत्र है, लगभग हर देश में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिनिधि का चुनाव हम जनता द्वारा चुनावी पद्धति द्वारा, किसी न किसी चुनावी पद्धति द्वारा किया जाता है। और वह पद्धति, चुनावी पद्धति या प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, तभी सरकार सभी की मानी जाएगी, सभी उस सरकार के प्रति सभी की सहमति होगी।
और वह सरकार फिर जनता के लिए काम करेगी। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता, जैसे मैंने बताया क्या क्या लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों लेने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में व प्रशासन चलाने में नागरिकों की जो सीधी जो भूमिका है वो सीमित होती है। ठीक है, नागरिकों की जो भूमिका है वो सीमित होती है। ठीक है, नागरिक निर्णय निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते, वह अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं। ठीक है, अतः ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि के निर्वाचन का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो गैर लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को उस तरह से फॉलो नहीं करते, लेकिन वहां चुनाव होता है। तो सिर्फ चुनाव कराना ही लोकतंत्र का परिचायक नहीं है, सच्चे लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, और चुनाव कराने की कुछ मूलभूत नियम ऐसे होते हैं जिसको संविधान में आपके उल्लिखित करना चाहिए, और उन नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। फिर बाकी छोटे मोटे जो नियम है वो विधायिका बना सकती, जैसे पहले 21 साल था उसको संसद ने घटाकर 18 कर दिया, या और भी कैलकुलेशन करने में कुछ नियम हो सकते हैं, या चुनाव ये जो घोषणा होगी चुनाव कितने चरण में होंगे, एक ही दिन ही वोट पूरा मतदान हो जाएगा या 7 चरणों में चुनाव होगा। ये सब इस तरह के उपनियम क्या है सरकार बना सकती है, लेकिन मूलभूत जो नियम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने चाहिए, ताकि उसे ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, ये मूलभूत नियम हमें बताते हैं कि पहला लिखा है कौन मत देने के योग्य है, अर्थात सरकार चुनने में कौन कौन मत दे सकते हैं। तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया है, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मत दे सकता है, अर्थात धर्म, जाति, संपत्ति इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा, बस उसकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यानी अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, यानी चुनाव में लड़ने के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो दल अपने अपने उम्मीदवार या प्रत्याशी खड़े करते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। चाहे कोई भी खड़ा हो सकता है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनको योग्य होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट में जाकर सरकार के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो इनकी योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए शायद आप कुछ क्वालिफिकेशन रख सकें, या कुछ रख सकें कि इस पर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो, या इनके ऊपर ये रख सकते हैं कि कोई किसी गैर कानूनी काम में ये लिप्त ना हो। तो ईमानदारी या उसकी जो निष्पक्षता है या उसकी सच्चाई है, इसके लिए कुछ तो होगा। तो ये गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, अर्थात चुनावी जो पूरी प्रक्रिया होगी, चुनाव जो पूरा संपन्न होगा, मत डालने से लेकर, मतदाता सूची बनाने से लेकर, मत डालने से लेकर, और चुनाव की मतों की गणना तक या इलेक्शन की घोषणा तक पूरा देखरेख कौन करेगा। तो वो एक निर्वाचन आयोग जो इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे देश में, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का, इसके द्वारा संपन्न कराया जाता है। सरकार का इस पर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। चौथा है मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, अर्थात अब चलो भाई ये तय हो गया कि ये लोग मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर, लेकिन फिर वो चुनेंगे कैसे, क्या करेंगे, वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे, क्या उसका सिस्टम होगा, ईवीएम से वोटिंग होगी कि बैलेट पेपर से होगा, कि किस दिन होगा, किस दिन नहीं होगा, कैसे होगा, लाइन लगाकर होगा, ये सारी बातें
ठीक है, उनका वो किस निर्वाचन क्षेत्र में जाकर डालेंगे, कहीं भी डाल सकते हैं, ये सारी बातें। 5वां है मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, यानी मतगणना कैसे होगी, क्या खुले सबके सामने होगी या एक बंद कमरे में होगी, ठीक है, और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ये भी बात, ठीक है। तो इन सब बातों को क्या है संविधान में लिख दिया जाता है, इसे संसद या राजनीतिक दल तय नहीं करते। देखिए बात लिखी है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन संसद या राजनीतिक दल नहीं कर सकते, इस चीज को तय भी नहीं करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो 3 नियम थे वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लक्षित हैं, यानी चुनाव में मत कौन डालेगा, चुनाव में उम्मीदवार की योग्यता क्या होगी और चुनाव की देखरेख कौन करेगा, ये बताता है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। और जो दूसरा है कि मतदान कैसे करेंगे और मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ये बताता है कि जो निर्वाचन होगा वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी जो चुनाव जिसमें उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, ठीक है, वो पद्धति न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वो तरीका न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्शन हो रहा है लेकिन उस इलेक्शन में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उस तरीकों से अगर किसी एक दल को फायदा हो रहा है या किसी एक, समझ रहे, किसी को विशेष फायदा हो रहा है, तो फिर वो पद्धति वो तरीका ही निष्पक्ष नहीं है। तो पहले से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात होती है और दूसरे से जो जीत कर जा रहे हैं वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी वो पद्धति न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उल्लेख होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे Next page. चल रहे हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था, ठीक है। देखो क्या होता है, पूरे देश को क्या है एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है। संसद में जितने सीट हैं 543 सीट हैं, अर्थात पूरे भारत को 543 चुनाव क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और इसका आधार होता है परिसीमन आयोग गठित की जाती है हर 5 साल पे, और वो इस चीज़ का निर्धारण करता है, परिसीमन आयोग, ठीक है। और इसके लिए आधार बनाया गया है हर 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट होगी, कम से कम 10 लाख से ऊपर हो सकता है, 10 लाख से नीचे नहीं, यानी हर 10 लाख से ऊपर व्यक्तियों पर, जनसंख्या पर एक सीट होगी। इस आधार पर क्या है पूरे देश को क्या है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और एक दल की तरफ से एक उम्मीदवार अमूमन खड़ा किया जा सकता है, और फिर उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है संबंधित उम्मीदवार पर, जो दल अपने अपने उम्मीदवार उस क्षेत्र में खड़ा किए हैं उस पर वोट डालती है, और फिर जिसको वोट अधिक मिलता है वो जीत जाता है, ठीक है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आज पूरे विश्व में चुनाव कराने के बहुत से तरीके प्रचलित हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं चुनाव प्रक्रिया में जनता वोट डालती है और जनता की इच्छा और पसंदगी ही तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा, अर्थात, ठीक है, यानी कि जनता की रुचि या पसंदगी ही तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे चुनाव कराने की पद्धतियां हैं, और ये अलग अलग पद्धति कभी कभी जनता की रुचि और पसंदगी को भी प्रभावित कर देते हैं। जैसा कि अमेरिका में देखा, अमेरिका में लोगों की पसंदगी 2015 में हेनरी क्लिंटन के पक्ष में थी 48%, लेकिन पद्धति कुछ ऐसी थी जिससे क्या है जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, जिनको 46% वोट मिला था। तो रुचि और पसंदगी को भी कभी कभी कुछ पद्धतियां प्रभावित कर देती हैं, ठीक है। अगर भारत की पद्धति से अगर वो डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन लड़ रही होती तो हिलरी क्लिंटन जीत जाती। तो आप देख रहे हो चुनाव के तरीके या पद्धतियां जो या प्रणालियां जो हैं अलग अलग, वो क्या है कभी कभी जनता के रुचि और पसंदगी को भी कहीं कहीं प्रभावित कर देती हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि लोगों की पसंदगी या उनकी रुचि की गणना करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। जैसे भारत में अपना एक तरीका है,
अमेरिका में अपना एक तरीका है, फ्रांस में अपना एक तरीका है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं जिनसे कुछ दलों को लाभ पहुंचता है, बड़े दलों को लाभ पहुंचता है। कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं जिसमें छोटे दलों को लाभ पहुंच सकता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनसे बहुसंख्यक को हित मिलता है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं नियम जिससे अल्पसंख्यक को हित मिलता है। अब जैसे कैसे? कुछ ऐसे नियम जिससे अल्पसंख्यक को या जो पिछड़े वर्गों को हेल्प मिलता है, यानी कि आरक्षण की व्यवस्था। आप देखते हो कि भारतीय संविधान में, संसद में जो सीटें, उसमें कुछ सीटें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो आखिर इस नियम से क्या है? अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुसंख्यक के हित में भी चले जाते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू को इसका फायदा हो रहा है। और कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें बड़े दल को फायदा मिलता है, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें छोटे दल को फायदा मिल जाता है। मतलब कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं ताकि छोटे दलों को भी क्या है, लड़ने का पूरा मौका मिल सके, उनको भी हित, उनको भी लाभ हो सके। वो भी चुनाव में, भले छोटे हैं तो क्या हुआ, वो भी चुनाव में एक तरह से निष्पक्ष रूप से लड़ सकें। अगर कुछ ऐसे नियम होंगे जिसमें सिर्फ बड़े दल को फायदा हो या बहुसंख्यकों को भी फायदा हो, तो फिर भी वो निष्पक्ष नहीं हुआ, फिर तो चुनाव स्वतंत्र नहीं हुआ। तो इसलिए हर सरकारें, एक लोकतांत्रिक सरकार ऐसे नियम बनाती है चुनाव प्रणाली में, ताकि बड़े दल, छोटे दल, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग या समाज का हर व्यक्ति या हर समुदाय या हर दल को कुछ ना कुछ उससे लाभ हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भारत में एक प्रणाली अपनाई गई है, जो सबसे आगे वही जीते। अर्थात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1984 में चुनाव हुआ था कांग्रेस का, जिसमें क्या है, कांग्रेस ने लगभग 415 सीटें जीत ली थी। 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और एक तरह से 415 वोट से राजीव गांधी चुनकर आए थे। 543 में से 415 सीट, लगभग 80% सीट कांग्रेस को मिल गई। लेकिन वोट से देखा जाए तो मात्र 48% था, और 52% वोट कांग्रेस को नहीं मिला था। यानी कुल वोट का 48% वोट ही कांग्रेस को मिला था, लेकिन जबकि सीट 3/4 सीट जीत ली थी, 80% सीट। तो ये कैसे हुआ, जबकि 52% वोट शेयर कांग्रेस को नहीं मिला है? तो ये होता इस तरह से है इसका तरीका। और जबकि भाजपा को 7% वोट मिला था और उसको 1% भी सीट नहीं मिली। मतलब कांग्रेस को 48% मिला तो 80% सीट मिली, कांग्रेस को 7% वोट मिला तो 1% भी नहीं मिली। ये कैसा प्रॉब्लम है? तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार हर दल द्वारा खड़ा होता है, और हर निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कर थोड़ा समझिए। 48% वोट शेयर मिला, अर्थात मान लीजिए कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को 48% वोट शेयर मिला, यानी कि 10 लाख लोग में से 48 यानी कि लगभग 4,80,000 लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया, और 5,20,000 लोगों ने दूसरों को वोट दिया। तो जो 5,20,000 लोग जो दूसरों को देते हैं वो किसी एक को नहीं मिलता, वो अन्य दलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि भारत में जब जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है उस पर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी होती है, उसमें कई सारे दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 5 दलों ने 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए अपने एक ठो, कांग्रेस को 48 मिला, और वो बाकी जो 52 है वो बाकी चारों में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, किसी को 20, 10, 15 ऐसे करके 52 रहता है। तो इस आधार पर फिर जीतेगा कौन? इस आधार पर भी जीतेगा वही जो बाकी चारों से अधिक पाया हो। तो इस नजर से आप देखिए तो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा पाए 48%, बाकी 52 जो था वो बाकी चारों में डिस्ट्रीब्यूट था, किसी एक को मिलता तो फिर तो वो जीत जाता।
लेकिन किसी एक को नहीं था ना, वो तो चारों उम्मीदवारों में डिस्ट्रीब्यूट था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस ज्यादा वोट प्राप्त की। तो भारत में सर्वाधिक वोट पाने का जो नियम है ये लागू होता है, क्योंकि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई सारे दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप मेजॉरिटी नहीं देख पाओगे कि किसी को 51% वोट मिले, क्योंकि वोट वितरित हो जा रहा है। कई सारे उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार होते, 2 पार्टियां सिर्फ होती, तब तो भाई 51 49 का कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन 5 दल हैं, 6 दल हैं, 7 दल हैं, तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि एक को 51 मिले और बाकी 49% बाकी दलों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी को बहुमत ना मिले, तो फिर कैसे चुनाव होगा? तो फिर हो ही नहीं पाएगा फिर तो। और अब तक के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला हो। 2019 में अभी बीजेपी सरकार ने जीता है, उसको भी लगभग 40% वोट मिला है। 2014 में जीती थी, उसमें भी 38% वोट था। लेकिन सर्वाधिक वोट पाने का जो नियम है, यानी कि उस उम्मीदवारों में 5 उम्मीदवार खड़े हैं, उन उम्मीदवारों में जो सबसे अधिक वोट पा लिया बाकी उम्मीदवार के मुकाबले, तो वो जीत जाएगा, बशर्ते वो 30% वोट मिला हो चाहे 40% मिला हो, ये मायने नहीं करता। ठीक है, इसी पद्धति को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है जो अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है। इसे सर्वाधिक वोट प्राप्त करने का नियम या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। Next page. प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न नोट कर लीजिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रमुख अंतर क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? Sriracha said about your location in the background. This app can always access your location. Tap the तीसरा प्रश्न है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव हेतु संविधान में चुनाव के संबंध में मूलभूत नियमों को उल्लेखित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि यह संसद या राजनीतिक दलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, ताकि चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रूप से हो सके, इसलिए संविधान में मूलभूत नियम डालने जरूरी होते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? next page. End of the document. Press play button to read. लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले तरीके द्वारा चुनी गई सरकार समस्त देशवासियों का प्रतिनिधित्व करती है? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, आपको कारण बताने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन 5 प्रश्नों को हल कीजिएगा।